अनएम्प्लॉयमेंट में सॉल्व इटसेल्फ, कि खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है, ऑल द सोर्सेज आर यूजुअली फुली एम्प्लॉयड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू केन्स के व्हाई देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी आफ्टर टू वॉर, दो जंगों के बाद का ये टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थी। तो उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ना होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं हो रही, और प्रोडक्शन ना होने की वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो सो कहने का मकसद ये है कि केन्स का ये ख्याल था कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीज़न क्या है, इट अराइजेज फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, कि अगर डिमांड कम है देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और इन्फ्लेशन के पीछे क्या वजह होती है, देयर इज टू मच डिमांड, जो टू मच डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन या प्राइस राइज करती है, इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट मीन के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये केन्जियन व्यू था। दिस implies that to some extent unemployment and inflation can be traded off, के इस बात का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर डिमांड में कमी की वजह से बेरोजगारी होती है और डिमांड में बहुत ज़्यादा ज्यादती की वजह से आपकी जो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप या तो डिमांड जो होती है उसको बढ़ा दें, तो चलो थोड़ा सा इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी लेकिन बेरोजगारी कम हो जाएगी। और या आप डिमांड को कम कर दें तो थोड़ी सी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, लेकिन साथ आपकी प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब ये कि आप इनमें से चूज कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। इस आइडिया को सामने रखते हुए फिलिप्स ने प्रेजेंट किया कि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में से एक चीज़ बढ़ाई जाए, दूसरी कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कि इन्फ्लेशन की जगह उन्होंने जो कर्व ड्रा किया, जो पहला फिलिप्स का आइडिया था, वो असल में ये था कि मनी वेजेस, असल में लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा होंगी तो ही ज़ाहिर है कि डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी। तो उन्होंने इन्फ्लेशन की जगह पहली दफ़ा जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई या जो चीज़ ली वो वेजेस थी। तो उन्होंने ये कहा कि मनी वेजेस अगर ज़्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और मनी वेजेस कम हो तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। Phillips concluded that there was an inverse relationship between the changes in money wages and the level of unemployment. उनका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि देयर इज inverse relationship between the unemployment and money wages. Yes. Now, on the x-axis, there is unemployment in the percentage, and on the y-axis, there are the money wages, which are also in the percentage. Rate of change है दोनों चीज़ों का। 5.5% इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपने पीछे पढ़ चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ये भी कहते हैं कि नॉन इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि इन्फ्लेशन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो 5.5% को ज़ीरो पे किया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, बल्कि इसका मतलब है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, या लोग इकोनॉमी में एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये इकोनॉमी में हर वक्त किसी न किसी शक्ल में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, इसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि वाई एक्सिस पे आपने मनी वेज दी है, ये इन्फ्लेशन, ये जो कर्व है वो ये फिलिप्स कर्व ये शो करता है कि जब भी आपकी मनी वेजेस इंक्रीज करेंगी आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और जब मनी वेजेस बहुत ज़्यादा हाई हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाए, और उस सिचुएशन में मनी वेजेस मजीद बढ़ाने से अलबत्ता अनएम्प्लॉयमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लाइक है। सो फिगर 32 जो भी हमने पीछे देखा shows the typical Phillips curve. Simply put, the Phillips curve show that when unemployment is high, money wages will not be rising very quickly, while when unemployment is low, money wages will begin to rise more rapidly. The relationship between the rate of change of money wages and unemployment is such that the Phillips estimated that for the UK, money wages would not change if unemployment was 5.5%। ये जिसको मैंने अभी आपको दिखाया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये हो जब आ जाएगा तो उसके बाद मनी वेजेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को आप मजीद कम नहीं कर सकते। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अगर इससे मनी वेजेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इससे कम हो तो आपकी मनी वेजेस जो सी हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा जो सी वो हो नहीं सकती, वो हम आगे देखेंगे।
Over the period studied, changes in money wages were generally about 3% higher than the rate of inflation. It was quite clear that there was a direct relationship between the rate of change of money wages and rate of inflation. इस बात का मतलब ये है कि फिलिप्स कर्व जो है वो असल में रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। तो इन्फ्लेशन को की जगह चूंकि फिलिप्स ने मनी वेजेस ली थी, तो मनी वेजेस और इन्फ्लेशन दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सिर्फ 3% के फर्क के साथ। क्योंकि जिस स्टडी पीरियड की ये बात हो रही है, वेजेस आर जनरली अबाउट 3% हायर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 5% था तो वेजेस के बढ़ने का रेट 8% था। तो ये रिलेशनशिप मुसलसल यूं ही रहे तो आप इन्फ्लेशन की जगह मनी वेजेस और मनी वेजेस की जगह इन्फ्लेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान कांस्टेंट रिलेशनशिप था एट दैट टाइम। नाउ केन्जियन एंड फिलिप्स कर्व। The Phillips curve was seen to favor the Keynesian analysis. Economists believe that the Phillips curve could be used to advise the government that how much inflation would increase if unemployment was to be reduced by certain percentage. कि एक तो फिलिप्स कर्व की पब्लिकेशन को ये समझा गया है इस चीज़ को ये कि केन्जियन की इकोनॉमिक्स जो होती है उसको मजीद प्रूव करी कि उसके रिव्यूज़ हैं वो करेक्ट हैं। दूसरा ये कि फिलिप्स कर्व को आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए कि आप गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आपके ये जो डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, तो एट पॉइंट ए पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल म्यू यू ए आप इसे कह लें, और इन्फ्लेशन जो है आई एन से शो किया, और इन्फ्लेशन भी इस लेवल पे है। अगर आप यू ए से कम करके अनएम्प्लॉयमेंट यू बी पे लाना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन ए से बढ़ के बी पे और इकानवी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली जाएगी। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट मजीद कम करना चाहते हैं, यानी कि यू जी पे या यू सी से लिखा हुआ है, तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा जिस टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और ये बार बार बात हो रही है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी कम करना चाहते हैं, और अगर आप मजीद यानी कि यू सी से यू डी अनएम्प्लॉयमेंट मजीद कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज टू द पॉइंट आई एंड डी से जो शो किया हुआ है टू द पॉइंट डी। there would be a very high rate of inflation in the economy if unemployment is decreased from the natural rate of unemployment to mu d। दूसरा आप माइंड में ये बात रखें कि ये बात हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज की, जहाँ पे नॉर्मली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करने की कोशिश की जाती है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअली पहले ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ऊपर होता है, और साथ ही इन्फ्लेशन भी मौजूद होता है। ये उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कंसिडर एन इकोनॉमी एट पॉइंट ए, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट लेवल म्यू ए एंड द इन्फ्लेशन इज एट लेवल आई एन ए। मजीद ये कि जो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी आप यूज करेंगे या टैक्सेस कम करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे। इससे मनी वेजेस और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दूसरा ये कि अब ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये मजीद एक्सप्लेन करती है जो केन्जियन का कंसेप्ट था डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि डिमांड ये इन्फ्लेशन में की रीज़न क्या इकोनॉमी में कि इट इज़ टू मच डिमांड। जब ये डिमांड आपकी ज़्यादा होगी देयर वुड बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एंड अगेन ये साथ ही एक्सप्लेन करते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन को। वो किस तरह? वो इस तरह कि एट लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है उस सिचुएशन में जो लेबरर्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो ज़्यादा तनख्वाहें डिमांड वो इस काबिल होते हैं कि ज़्यादा तनख्वाहें जो होती हैं वो डिमांड कर सकें, क्योंकि बेरोज़गारी कम है और बहुत से लोग हैं जो जिनको नौकरी मिली हुई है और वो हायर रेट वेजेस जो होती हैं डिमांड कर सकते हैं। तो जब वेजेस हायर डिमांड करते हैं लेबरर्स तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उससे चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए इट इज कॉल्ड द कास्ट पुश इन्फ्लेशन। जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहले ही जैसा कि एक्सप्लेन किया कि एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें या टैक्सेस डिक्रीज करें, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो उनकी मजीद कम होगी, तो लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, उनकी मजीद तनख्वाहें होंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से देयर विल बी डिमांड फुल इन्फ्लेशन। अच्छा, यहाँ तक ये बात एक्सप्लेन होगी, लेकिन अब द फिलिप्स कर्व सजेस्ट दैट द अनएम्प्लॉयमेंट विल ओनली बी राइजिंग इफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग एंड इन्फ्लेशन विल ओनली बी राइजिंग इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। ये फिलिप्स कर्व से हमें ये समझ आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ तब बढ़ रही होगी
जब इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, और इन्फ्लेशन सिर्फ तब बढ़ रहा होगा जबकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होगी। लेकिन हुआ ये कि 1970s में मुख्तलिफ कंट्रीज में, और जो कि डेवलपिंग कंट्री की अभी भी सिचुएशन है, कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ने इकट्ठे बढ़ना शुरू किया। जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बोथ आर राइजिंग साइमल्टेनियसली, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। इसको आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे राइज कर रहे हैं तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और वैसे आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रख लें। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिलिप्स कर्व। कि फिलिप्स कर्व तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो सी है वो कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है, मतलब इनका अपोजिट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ना शुरू हो जाएं, इट वाज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फैमिली ऑफ द फिलिप्स कर्व। फैमिली ऑफ फिलिप्स कर्व क्या है? कि आपकी इकानमी अगर फिलिप्स कर्व 1 पे है, पीसी 1 पे, तो अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन आपका कम होगा। ये आपका वही नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप फिलिप्स कर्व 1 से फिलिप्स कर्व 2 पे चले जाएंगे, और फिर दोबारा ये ट्रेड ऑफ इस लेवल पे होता रहेगा। लेकिन अगेन आपकी इकोनॉमी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है कि आपकी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे राइज करते हैं, तो यू मे मूव टू फिलिप्स कर्व 3। So each time you trade off between inflation and unemployment at higher level than the previous one, and economy is facing stagflation. Here there is an activity. The Phillips curve is a relationship between unemployment and the price level. Is this statement true or false? ये आप लोग बताएंगे, नीचे दिया हुआ भी है। This statement is false. The Phillips curve is a relationship between unemployment and the inflation rate. The inflation rate क्या होता है? Percentage change in the price level. ये exact price level नहीं होता. So Phillips curve is not the relationship between the price level and unemployment. It is the relationship between the inflation rate and unemployment. ये बच्चों की caution, you should be careful not to take a mistake inflation for the price level. It is inflation price level नहीं होता. It is the sustained increase in the general price level over time. आप सब बच्चों के पास ये नोट्स हैं, ये सिंपल स्टैंडर्ड फिलिप्स कर्व हैं जो हमने अभी देखे या पढ़े थे। इसमें से अभी तक जो आपका है, कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनको एक खोल के देख लें। 5 मिनट्स हैं, मैं देती हूँ आपको, इसको देखें एक दफ़ा और फिर पूछिएगा अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम। Monetarist and the Phillips curve. Milton Friedman attempted to explain the existence of stagflation in 1968 paper, The Role of Monetary Policy. He argued that any trade-off between unemployment and inflation would exist only in the short run, and that in the long run no such trade-off would exist. He thus defined a short-run Phillips curve and a long-run Phillips curve. कि मिल्टन फ्रीडमैन जो से हैं वो बानी समझे जाते हैं मोनेटिस्ट व्यू पॉइंट के। तो मोनेटिस्ट व्यू पॉइंट जो है वो यही है कि मनी का क्या रोल है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा कोई ट्रेड ऑफ है भी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाएं, तो ऐसा कोई भी जो ट्रेड ऑफ है वो सिर्फ शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है। इन द लॉन्ग रन ऐसा कोई भी ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी बच्चे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया है, मुझे लगता है मैंने आपको उलट बता दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि मोनेटिस्ट का क्या एक व्यू ये है कि मनी कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी रियल वेरिएबल। ये क्लासिकल है, मनी क्लासिकल व्यू पॉइंट है। जबकि मोनेटिस्ट का व्यू पॉइंट ये है कि मनी कैन डू एनीथिंग। अब बाद में हम डाइकोटमी ऑफ इकानमी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि मनी रियल वेरिएबल्स को इफेक्ट कर सकती है या नहीं। फिलहाल हम इसमें सिर्फ फिलिप्स कर्व का जो व्यू पॉइंट है वो पढ़ते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि मिल्टन फ्रीडमैन का क्या व्यू पॉइंट था कि वंस अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, द इकोनॉमी इज एट पॉइंट ए। हमारा टाइम पीछे थोड़ा रह गया। इकोनॉमी इज एट पॉइंट ए, हियर इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड 0% इन्फ्लेशन रेट। Now government want to reduce the unemployment, so it increase the inflation, or it increase the money supply, and inflation increases to the 4%,
and economy moves from point A to point B and unemployment decrease from mu to mu1. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और इकानमी जो उनकी पॉइंट बी पे चली जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जो मनी वेजेस थी ये सिर्फ उनमें इंक्रीज हुआ है, उनकी रियल वेजेस इंक्रीज नहीं हुई और अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा पॉइंट सी पे आ जाएगी। वंस अगेन अगर गवर्नमेंट दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करना चाहती है तो इन्फ्लेशन रेट विल बी इंक्रीज टू द 8%, economy will move from point C to point D and now unemployment is mu2. It has decreased from the natural rate of unemployment. पर पॉइंट डी पे कुछ टाइम शॉर्ट रन में रहने के बाद जब लोगों को पता चलेगा कि जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ उनकी मनी वेजेस इंक्रीज हुई हैं और साथ ही इन्फ्लेशन भी उतना ही इंक्रीज हो गया है, यानी कि 8% इकानमी लोग जो से हैं उनमें जॉब्स में कमी आ जाएगी और इकानमी विल मूव टू पॉइंट ई अगेन एंड इन द लॉन्ग रन पॉइंट म्यू 1 टू सी, सी टू ई, इन तीनों पॉइंट्स मुसलसल अगर आप इकट्ठा ज्वाइन करें तो इट इज़ द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वेयर देयर इज नो ट्रेड ऑफ एंड ये जो है एस आर पी सी वन, एस आर पी सी टू एंड एस आर पी सी थ्री, ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। इनमें ट्रेड ऑफ है लेकिन इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ। इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन कि अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहती हैं तो हमेशा जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होगा तो ही इकानमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सकेगा। अगर लोग ये समझ रहे हैं जैसा कि इस पॉइंट म्यू 1 पे ए पे है कि इन्फ्लेशन रेट 0 है तो गवर्नमेंट को 4% करना पड़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। एट पॉइंट सी अगर लोग 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन 8% तक आप डिक्रीज बढ़ाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। कि जब भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कम हो और एक्चुअल ज़्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन कम होगी लेकिन इससे ज़्यादा वो कम नहीं होगी इन द लॉन्ग रन। लोग दोबारा उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आ जाएंगे विच इज़ कॉल्ड द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और फॉर द टाइम बीइंग जबकि आप मनी वेजेस बढ़ा रहे हैं और साथ ही आप उतने ही इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि दोनों चीज़ें इकट्ठी बढ़ी हैं और थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है, इस चीज़ को कहते हैं मनी इल्यूजन। जो यहाँ पे दिया हुआ है मनी इल्यूजन मीन ये कि लोग ये समझते हैं या कि उनकी रियल वेजेस इंक्रीज हुई हैं लेकिन उनकी सिर्फ मनी वेजेस इंक्रीज हुई होती हैं, न उनकी रियल वेजेस उतनी होती हैं क्योंकि साथ ही प्राइस लेवल भी उतना बढ़ गया होता है। ये हमने इन्फ्लेशन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स में एक ये बेनिफिट भी दिया हुआ था कि आप लोगों की तनख्वाहें कम करना चाहें या लोगों की तनख्वाहें जो उनसे बढ़ाने को कहें या खासतौर पर कम करना चाहें तो कोई भी लोग लोअर वेजेस पे नहीं मानते। तो आप बजाय इसके कि उनकी तनख्वाहें कम करें आप प्राइसेस इंक्रीज कर दें तो उनकी रियल वेजेस कम हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। इसे कहते हैं मनी इल्यूजन। एक एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 10। आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इस चैप्टर को हम कल फिनिश कर देंगे। एक्टिविटी क्या है, व्हेन द इकोनॉमी इज ऑन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन इज एक्सेलरेटिंग, ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द नेचुरल रेट एंड इन्फ्लेशन इज जीरो। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इस एक्टिविटी में कोई इतनी खास बात तो नहीं लेकिन इसमें एक बात खास है बेशक कि जब आपको आइंदा भी कोई भी आप एमसीक्यूज करते हैं तो आप जब भी किसी को गलत करें तो आपके पास यहाँ पे 1 बाय 1 रीजन दिए। मसलन क्वेश्चन क्या था कि इकोनॉमी इज ऑन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो तो पहला ऑप्शन किया कि इन्फ्लेशन इज एक्सेलरेटिंग, तो ये इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है कि इकोनॉमी जब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे होती है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबल होता है क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी इज ऑन द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस वजह से ये गलत है। सेकंड क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जीरो है, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज द नेचुरल रेट और नेचुरल रेट में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं होती बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो नहीं होती ड्यू टू द मार्केट इम्परफेक्शन सच एज मिनिमम वेज legislation और अदर यूनियन एक्टिविटीज। थर्ड ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द नेचुरल रेट और ये करेक्ट है। फोर्थ है इन्फ्लेशन इज जीरो एट द लॉन्ग रन फेज। Once again, it is incorrect. When the economy is on the long run Phillips curve, the rate of inflation is neither increasing and nor decreasing, but it is not necessarily equal to zero. Zero हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, बल्कि लॉन्ग रन Phillips curve पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो
स्टेबल होता है, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा होता। जैसा कि ये देखें, इस पॉइंट ए पे जो है, ये म्यू 1 पे, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 0 है, लॉन्ग रन फिल्स कर्व की बात हो रही है। सी पे 4% है और ई पे 8% है, लेकिन 0 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0 हो। तो इसमें ये मैं कहना चाह रही थी कि इस तरह आप भी जब एमसीक्यू करें तो जो इनकरेक्ट हों पहले उनकी रीजनिंग करें कि भलाई इनकरेक्ट क्यों है। तो जो पीछे बचेगा जिसमें कोई इनकरेक्ट होने की रीजनिंग ना आ रही हो, वो आपका करेक्ट होगा। कोई क्वेश्चन? जी बच्चे, अदनान आप कुछ कहना चाहते हैं? मीटिंग का टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, तो बच्चों की असाइनमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों ने मुझे भेजी है, मैंने चेक कर ली है। लेकिन जिन बच्चों ने दोबारा से जो अपनी पहली असाइनमेंट थी वो पहली ही असाइनमेंट में कहीं अपलोड की हैं, वो मुझे मैसेज ना आ पाने की वजह से मैं चेक नहीं कर पाई। तो इसका फिर अब वंस अगेन यही सलूशन है कि जिन बच्चों की किसी प्रॉब्लम की वजह से डाउनलोड नहीं हो रही या हैंड रिटन नहीं है, वो फिर फोर्थ असाइनमेंट जो होगी उसके साथ करवा दें। लेकिन बच्चों बार बार ये ऑप्शन देना है मुश्किल। तो बाकी मैं आपको मैसेज कर दूंगी, जो भी इसमें मैं डिसाइड करूंगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ के और देख के आना है जो हमने आज पढ़ा है। अब आपकी क्लास होनी मैम शुरू। जो